तो लास्ट टाइम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट हो गया था, ठीक है। नाउ टुडे विल स्टार्ट विथ एम्पेरिकल फार्मूला। ये तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है ना किसी ने? ओके, मस्त है, वो टाइम पास है। देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो हेडिंग लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। चलो बातें बंद यहाँ पे। अब इन केस ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल फार्मूला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से जो डेटा अपने को मिलता है वो जो फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसको सॉल्व करने मतलब इसको फाइंड आउट करने की बहुत सारी मेथड्स रहती है, वो हम लोग देखने ही वाले हैं। बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिखो, बताओ। It represents the exact number of atoms. It represents the exact number of atoms present in a compound. ये पूरा नया चैप्टर मतलब टॉपिक है, चैप्टर नहीं टॉपिक है, तो पहले का कुछ कोरिलेशन है नहीं। It represents the exact number of atoms present in a compound. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हेडिंग एम्पेरिकल फार्मूला। इसमें लिखो इट गिव्स अस a simple whole number ratio of atoms, a simple whole number ratio of atoms present in a compound. A simple whole number ratio of atoms present in a compound. Okay, अब जरा इनको समझ लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला MF एंड एम्पेरिकल फार्मूला EF एंड सम n। ठीक है, ये n इट इज अ इंटीजर। ठीक है, n इज अ इंटीजर, एक जस्ट नंबर है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। C2H6। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट? 2:2 दिख रहा है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:3। CH3 इसका हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। अरे समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है, इनका सिंपल रेशियो ले लिया 1:3 आ गया, तो C1H3 एम्पेरिकल फार्मूला। कितने से डिवाइड किया बे? N/2। समझे? तो n दो तरीके से काम करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करने पड़ेगा वो बताता है, या फिर एम्पेरिकल को मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा C2H6 बन जाएगा, नो डाउट। नेक्स्ट, अब मैं ऐसे 2-4 एग्जांपल दूंगा, तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके। C4H8, C6H6, C3H6O3, S3O9। बस हो गए इतने। चलो सेकंड वाले में 4:8 है, जिसका सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा 1:2। यहाँ पर 6:6 है जो कि बनेगा 1:1। 3:6:3, 1:2:1, एंड यहाँ पे 3:9, 1:3।
समझे? तो n की वैल्यूज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया है, यहाँ पे हम लोगों ने 6 से किया है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी। समझ पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत? फिर बाद में एम्पिरिकल फार्मूला लिख दोगे, ओरली बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा CH2 CH2O एंड SO3। एनी डाउट? पक्का? आगे बढ़े? ओके। अब एग्जाम में ये एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढते कैसे हैं, उसकी स्टेप्स, ठीक है? तो हेडिंग लिखेंगे स्टेप्स टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप्स टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब एग्जाम में हम लोगों को पहले से गिवन रहता है परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट्स और मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। याद रखना ये चीज एग्जामिनर ने दी हुई रहती है, इसका यूज करके एम्पिरिकल फार्मूला यूज निकालना पड़ता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखो, ऐसे एक टेबल बनाने का, एलिमेंट्स, इनका परसेंटेज बाय मास या फिर मास रेशियो, ठीक है? सेकंड बाजू वाले कॉलम में रखने का। इसके बाद एटॉमिक रेशियो, इसके बाद हम लोग ढूंढते हैं एटॉमिक रेशियो। हाउ टू फाइंड एटॉमिक रेशियो? परसेंटेज या फिर मास रेशियो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फिर हम लोग ढूंढते हैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो। simplest ratio, which is all atomic ratios divided by smallest atomic ratio। ठीक है? इतना कर दिया तो तुम लोगों का आंसर इजीली आ जाता है। ठीक है, ये लिख दो जरा, फिर बाद में बताता हूँ। क्वेश्चन इज a hydrocarbon contains 92.3% carbon. Find its empirical formula. क्वेश्चन समझा? अब इसमें पूरा डेटा दिया है क्या 100% का? तो बाकी क्या है? हाइड्रोजन। ये देखो भाई, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन लोगों ने हम लोगों को कार्बन का डेटा दे दिया है, तो बचा हुआ क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना परसेंट हो गया? 7.7। समझ में आ रहा है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो देखो, एलिमेंट हमारे पास दो है, एक है कार्बन, दूसरा है कार्बन का मास दिया है 92.3, हाइड्रोजन बन गया 7.92.3 बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 कितना रहता है? अरे पता है ना ये। एंड 7.7 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, 7.7 अपॉन 1 7.7। यहाँ पे बताओ कितने से डिवाइड करूँ? कितने से डिवाइड करूँ? 12 हाउ मेनी इज 92? 92 नहीं होता, मतलब कितने से डिवाइड करेंगे फिर? 3 से? अरे क्लोजेस्ट डिवीजन आता है ना बे, 3 से 12। हाँ बोलो, करेक्ट है। 7 जा 84, अरे बराबर ना, 12 7 जा 84। ठीक है, तो ये हो गया 7। 92.3 में से 84 माइनस कर दिया, कितना बचा? 8.3 बचा। ओके, समझ में आ रहा है? 8.3। ठीक है, तो वो 83 हो गया। अब 83 हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली 84 मान लूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है?
तो लेट अस कंसिडर इट एज अप्रॉक्सीमेटली 84। तो 7 पॉइंट वापस 84 को डिवाइड करने के लिए 12 से 7, तो आंसर क्या है 7 पॉइंट। अरे मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? एटॉमिक रेशियोज में किसी को कुछ दिक्कत ना, वो 83 को हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 84 ही माना और 7.7 आंसर लाया, ठीक है। अब सिंपलेस्ट रेशियो देखो भाई, एटॉमिक रेशियो 7.7 अपॉन स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? दोनों सेम ही है, तो कोई भी ले लो। तो 7.7 अपॉन आंसर कितना आया कार्बन के लिए, एंड यहाँ पे भी 7.7 अपॉन 7.7 आंसर कितना आया 1। तो कार्बन एक एंड हाइड्रोजन एक, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया C1H1 CH, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया CH। कुछ समझे? और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसके बाद, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कौन सी लाइट बंद चालू हो रही है? ठीक है ना, वहाँ पे अंधेरा नहीं है ना इतना कुछ, ओके। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन एंड 6.67% हाइड्रोजन बाय मास। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, पहली बात यहाँ पे भी परसेंटेज 100% हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है। एंड अभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन, एंड उसके बाद सबसे कॉमन जो रहता है वो क्या रहता है? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो कौन बच गया? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चाहिए तो हिंट लिख के रखना, हिंट एग्जाम में बहुत सी बार लिख के दिया रहता है, बट स्टिल हिंट, रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ ऑक्सीजन। समझे? अब ये तुम लोग सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? ओके चलो, यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से मेरे पास एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज 40%, हाइड्रोजन का 6 एंड ऑक्सीजन का 53.33। रिमेनिंग वाला जो है वो ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के एडिशन करके 100 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 53.33, ठीक है। अब एटॉमिक रेशियो निकालना है 40/12, ठीक है। अब देखो भाई 12 3 ज़ा 36 मतलब 40 - 36 कितना बचा? 4 ही बचा। तो एक पॉइंट लाया तो वापस 40 आ गया, तो वापस 3 लिखेंगे, वापस 4 बचेगा। तो ये 0.3333 कंटिन्यूएशन में चलते जाएगा। फॉलोड। नेक्स्ट 6.67 अपॉन हाइड्रोजन का मास, तो ये बनेगा 6.53.33 अपॉन 16। कितने से डिवाइड करूंगा? 16 3 ज़ा 48, तो 16 3 ज़ा 48। अब मुझे बताओ 53 में से 48 माइनस किया, कितना बचा? 5 बचा, बराबर है ना। 53 में से 48 माइनस किया 5, तो वापस 5.33 बच रहा है। पॉइंट लिखने के बाद वो 53.33 वापस बना। समझ में? रिकरिंग वाले हैं ये पक्का। तो 53 वापस बचा तो वापस 333 रिपीट होते जाएगा। गेटिंग इट? बस तो हो गया। अब ये आ गए एटॉमिक रेशियो। अब हम लोगों को निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? एटॉमिक रेशियोज को स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करके, विच वन इज स्मॉलेस्ट? 3.33। तो यहाँ पे 3.33 अपॉन 3.33, आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ पे 6.67 अपॉन 3.33, अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आ रहा है? ज़्यादा मच नहीं पालने की, वो 6.67 है, वो ठीक है, इसका डबल ही है वो। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट 3.33 अपॉन 3.33, आंसर कितना आया? तो टोटल एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना? C
H2O, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, लिख दो, कंप्लीट करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इज a hydrocarbon contains 82.75% कार्बन। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें बाकी सब कुछ क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, कर लोगे ना? करो। 83 का 84 करना इज फाइन। 6.8 का 6 ले लेना और 17 को 18 बना देना ना। मतलब क्या कर रहे हो तुम? मैंने 8.3 को 8.4 किया था। 0.4 का डिफरेंस, मतलब 0.1 का डिफरेंस था। तुम लोग अंधाधुंध राउंड ऑफ कर रहे हो क्या बे? हाँ करेक्ट है। यस, अभी इसके आगे रुक जाओ, कुछ मत करो। हाँ मैं बताता हूँ क्या। हाँ करेक्ट है, वही आ रहा है ना, एकदम मस्त नंबर आ रहा है ना। तो यस, तो वो बताता हूँ। रुको, अभी कुछ मत करो, रुको। डिवीजन चाहिए तो पीछे किया करो बे। अगर ओरली डिवीजन नहीं हो रहा है तो पीछे अलग से किया करो, जैसे बचपन में सिखाया गया है। ओके, यहाँ पे ध्यान दो अभी। चलो क्या कर रहे हो क्या पता, जो लोग ऐसे बड़े बड़े राउंड ऑफ कर रहे हैं ध्यान दो। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज 82.75, यहाँ पे है इसका आएगा कितना आ रहा है बे? 17.25। ओके, अब देखो बे 82.75 अपॉन 12। ठीक है, तो हाँ 6.89 आ रहा है, जिसको 6.9 ले सकते हैं। एंड ये होता है 17.25 अपॉन 1, ये हो गया 17.25। अब 6.9 अपॉन 6.9, ये तो इजी है। 17.25 अपॉन 6.9, इसको तुम लोग अप्रॉक्सीमेटली 7 पकड़ के भी चल सकते हो। 7 का डबल 14, उसमें से 0.2 निकाल दो, 13.8। क्या क्या समझा? 6.9 चाहिए ना बे, तो 6.9 में मतलब 7 का डबल करके 0.2 माइनस किया, 13.8। ठीक है, तो 2 पॉइंट। अब 17.25 माइनस 13.8 समझे? तो ये आ गया 5, ये हो गया 4 बराबर जा रहा हूं, और ये हो गया 3.45। अरे समझे? 3.45, 7 का आधा, 7 का हाफ कितना? 3.5 बराबर है ना बे। एंड ये क्या बोलते इसको? 0.1 का आधा 0.05। 3.5 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 3.45 ही आता है, मतलब ये हाफ है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो हाफ मतलब 2.5। तुम लोग इसको 2 या फिर 3 पकड़ रहे हो। तुम्हारे राउंड ऑफ समझ में आ रहे कितने गलत जा रहे हैं क्या? अच्छा ओके, नहीं मतलब ना वो गलत जा रहे हैं, इतना राउंड ऑफ नहीं कर सकते। 2.5 को 2 और 3 ऐसे डायरेक्ट इतना बड़ा नंबर ले सकते हैं क्या? तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? CH2.5। कोई भी फॉर्मूला कभी पॉइंट में रहता है क्या? नहीं रहता। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ताकि मुझे एक प्रॉपर नंबर मिले। ये 2 हुआ और ये, अरे कुछ समझा? सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए ना मुझे, तो ये फ्रैक्शन में है, ये सिंपल नहीं है। गेटिंग इट? तो जब कभी ऐसे फ्रैक्शन में कोई आंसर आए तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, एंड अभी ये बन गया C2H5। अरे कुछ समझे? ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू फाइंड molecular formula by using
एम्पिरिकल फॉर्मूला। बताओ भाई क्या करने का, एम्पिरिकल फॉर्मूला को कितने से मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ऊपर n लिखा था, याद है? ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, सॉरी एम्पिरिकल नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें कोई दिक्कत? बट ये n क्या है वो हम लोगों को ढूंढना है, समझ में आ रहा है? अब n ढूंढने के लिए ऊपर जरा जाता है, चलो मुझे जरा है ना C2H6 का मोलार मास ढूंढ के बताओ। C2H6 का मोलार मास कितना आएगा? मोलार मास निकालने आता है ना सबको? हाँ 30। कितना आ रहा है? 30। एक कार्बन 12, दो कार्बन 24, 24 प्लस 6 30। CH3 का एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला का एम्पेरिकल मास समझ में आ रहा है? ढूंढ के बताओ। 15 बराबर 12 प्लस 3 15। 15 को 30 से क्या करूंगा तो ये 2 मिलेगा, मतलब डिवाइड, मैं 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, समझ में आ रहा है? सो नाउ हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड n? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। फॉर्मूला समझा कैसे आएगा? पक्का? तो मॉलिक्यूलर मास एग्जामिनर ने दिया रहता है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है? where n is molecular mass upon empirical mass। इसमें कोई भी दिक्कत? लिख दो। हाँ बाय द वे मॉलिक्यूलर मास कभी कभार अगर नहीं दिया होगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए और एक मेथड है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? क्या रहता है? मोलार मास अपॉन 2। तो कभी कभार वेपर डेंसिटी दी रह सकती है, अगर वेपर डेंसिटी दी रहेगी और मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देने का, ये मतलब समझ में आ जाएगा ना? ये हम लोगों ने पहले एक बार किया हुआ है, ठीक है? जो लोग नए हैं ये फॉर्मूला रट लो। वेपर डेंसिटी नाम की एक चीज़ रहती है जिसका फॉर्मूला रहता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? ओके, बाकी सबको यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है? पक्का? ओके, तो इन क्वेश्चन 2 CH2O वाला चाहिए तो उसको नंबर 2 लिख देना, 1 2 3, ठीक है? इन क्वेश्चन 2 इफ मॉलिक्यूलर मास is 180 then find molecular formula, molecular formula कर लोगे ये? चलो आगे बढ़े। डन? ओके, क्या आया? वेरी नाइस, C6H12O6 आया सबको? जिन लोगों को नहीं आया ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास देके रखा है, तुम लोगों को ढूंढना था एम्पिरिकल मास। हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल मास? कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 तो 2 हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन 16, एम्पिरिकल मास आ गया 30। जब ये क्वेश्चन एक साथ आता है बे, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का, एम्पिरिकल मास निकालने का जो कि 30 आया, मॉलिक्यूलर मास देके रखा है 180, तो फिर इस 180 को डिवाइड कर देने का एम्पिरिकल मास से, तो n इज इक्वल टू 180/30। आंसर कितना आ गया? 6। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O इंटू 6 क्या आ गया? C6H12O6। समझे? ओके ठीक है, ध्यान दो भाई, सुनो सुनो, यहाँ पे गाँव वाले, यहाँ पे देखो, चलो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दो।
मोलार मास कितना दिया है? 132. 12 4 जा 48 प्लस 9 प्लस 48, इसके एडिशन करोगे 105 आंसर आ रहा है. 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96, 180 आ रहा है. 12 4 जा 48 प्लस 8 प्लस 16 32. ओके हाँ 32 प्लस 16, ठीक है. तो कुछ तो आ रहा है जो कि 100 से भी बड़ा नंबर है नहीं. 98 आ रहा है. अब मैं बोलने के बाद किधर चिल्ला रहे हो? रुको. हो गया ना बे. इसे बोलते हैं कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है, जो इतना कॉमन है नहीं. किधर क्या कर रहे हो, मतलब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, किधर मतलब दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, भगवान जाने. ठीक है, समझे. एंड इसका जो रेशियो रहना चाहिए वो 2-4-1 आना चाहिए. 2-4-1 आ रहा है क्या? 2-4-1 2-4-1 आ रहा है ना. तुम लोगों का वो मतलब कुछ उल्टा सुल्टा आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा था, बट 2-4-1 आना चाहिए था अप्रॉक्स. मैं पूरा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाओ कि ये समझ में आ गया है. ये किधर क्या दिमाग लगा रहे थे तुम लोग क्या पता, बट ये समझा. ठीक है, चलो. मैंने क्या क्या समझा? हर टाइम पे प्रॉपर मेथड से जाने की ज़रूरत नहीं रहती. ठीक है, बहुत सी बार ऐसे आंसर आ जाता है. आगे बढ़े. डन. चलो नेक्स्ट. किसी का भी आंसर नहीं आया था. ठीक है, जो क्वेश्चन मतलब तुम हार्डली 30-40 सेकंड में 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इतना कुछ ये लेंदी नहीं था. सॉल्व करके दिखाने की पक्का ज़रूरत नहीं है ना. रेशो 2-4-1 आना चाहिए, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O ऐसा कुछ आना चाहिए. चलेगा? ठीक है, ओके. उसके बाद भी तुम लोगों का आंसर आ ही जाता, बट इस क्वेश्चन को उतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं. हम लोग सीटी के सेक्शन में है क्या? सीटी में कब आए हम लोग? कौन से नंबर का क्वेश्चन किया था? अभी हम लोग सीटी में थे. तो ये सीटी कैसे ओपन हुआ? और वो मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पे तो ये है ही नहीं. ग्लिच है कुछ तो. जेई मेंस तो है. ये क्या हुआ है? ठीक है, चलो. इधर गया. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, जेई का ही था. आंसर्स तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, हैंड रेस करेंगे. पर ठीक है, चलो. ये समझे? हाँ, बट हर क्वेश्चन ऐसा हो ऐसा नहीं है. मुझे और एक क्वेश्चन लेना था जिसमें ये हमेशा ट्रिक काम नहीं करती है. मतलब ट्रिक काम नहीं करती इन द सेंस, 2 ऑप्शन ऐसे बना के देते हैं जहाँ पे मोलार मास सेम आता है. 162 के 2 ऑप्शन दे देंगे, तो तुम लोग को एटलीस्ट 2 में से एक है ये कंफर्मेशन रहता है. फिर बाद में उस हिसाब से तुम लोग सॉल्विंग कर सकते हो. समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसा क्वेश्चन अनफॉर्चुनेटली मिल रहा नहीं अभी. इसका आंसर डी आएगा. 100 के ऊपर का आंसर चाहिए ना भाई. कार्बन का मास 12 × 10 120, 120 प्लस 14 134, 134 प्लस बाद में 28 करेंगे तो हो ही जाएगा उतना. समझा? ठीक है, ये सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना. ओके, अब इसको सॉल्व करने की निंजा टेक्निक सीखो. देखो मैं बताता हूँ. ठीक है, देखो. व्हाट इज द मोलार मास? यहाँ पे व्हाट इज द मोलार मास? 84. इसके अंदर ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है. अब 84 के सबसे नजदीक का कार्बन का डिवीजन कितना होता है? मतलब 12 का डिवीजन कितना होता है? 7 होता है. बट 84 में 7 के साथ अगर मैं कार्बन ऐड कर दूं तो 100% कार्बन है.
कुछ दिमाग में घुस रहा है? 100% कार्बन चलने वाला है क्या? नहीं, वो 85 है ना बे, मतलब 7 कार्बन नहीं है। इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 6 कार्बन का मास, बाकी के 12 जो है, मतलब 84 टोटल है ना बे, तो बाकी के 12 क्या है? हाइड्रोजन का मास है। हाइड्रोजन का मास अगर 12 है, एक हाइड्रोजन का मास 12 एक रहता है, तो 12 के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे? नहीं समझा? नहीं समझा होगा तो थोड़ा टाइम जाने दो, समझ में आ जाएगा। बट ये कॉमन सेंस है वे, बचपन से पर सीख के आए हो ना, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2, तो ये CnH2n है। अरे कुछ समझा? किधर कौन सा दिमाग लगा रहे हो? क्यों इतना लगाने का ना, मतलब देखो अगेन, ये मैंने जो पढ़ाया वो तो आना चाहिए, बट ये वैसे के वैसे क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, थोड़ा सा अपना ऐसे, मतलब ऐसे दिमाग टेढ़ा जब चलेगा तो ये एग्जाम्स क्रैक होंगे। जेई की बात हो रही है, सीईटी के लिए जो मैंने पढ़ाया वही आने वाला है। सीईटी वैसे एग्जाम है, मतलब वो उस लेवल के एग्जाम है कि जिसमें मैंने जो पढ़ाया वही आएगा, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिमाग जब चलेगा तो एग्जाम क्रैक हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ये समझाइए मेथड पक्का ना? सिंपल थी ना भाई, क्या ही डिफिकल्ट था इसमें, कॉमन सेंस था। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लिख रहा हूँ, हेडिंग लिख रहा हूँ। मकवाना ए तेरा रिजल्ट आया मैंने सुना। कितने मिले? 88। अरे नॉइस। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। ठीक है, लिखो POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब भाई एटम नया थोड़ी ना बनने वाला है, या फिर पहले वाला एटम गायब होता है क्या? नहीं, जितने एटम्स रिएक्टेंट में है उतनी एटम्स प्रोडक्ट में रहने वाले। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है ध्यान दो, ये हम लोगों ने पहले भी किया है तो कभी कभार। देखो कैसे होता है, अगर मेरे पास C4H10 है एंड इसका कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है इसका? अब कंबशन हो रहा है तो C+O2 CO2। लेट अस से हम लोगों को किसी एक क्वेश्चन में इतना ही बोला है कि कोई एक कंपाउंड जल रहा है, मतलब ब्यूटेन, इथेन कुछ तो, और वो CO2 कितना बना रहा है। हम लोगों को इतने से ही मतलब है ना। हम लोग जनरली क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस करते हैं, पूरी रिएक्शन बैलेंस करके पूरा मोल रेशो निकालते हैं। याद है ना वो मोल रेशो, स्टोइकोमेट्रिक रेशो। ठीक है, उतना फिर करने की जरूरत है क्या? अगर हम लोगों को पता है कि ये जल के CO2 बना रहा है तो हम लोगों को पूरी रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है, तो इतनों के बैलेंस करने का। इतने के बैलेंस करने का मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पे कितने कार्बन है तो यहाँ पे भी कितने आने चाहिए, बस। सो नाउ व्हाट इज द मोल रेशो? अरे समझ पा रहे हो पक्का? सिमिलरली अगर मुझे बोला कि NH3 टूट रहा है एंड टूट के हाइड्रोजन बना रहा है, समझ पा रहे हो? अब पूरी रिएक्शन मुझे आ रही है क्या? नहीं आ रही। लेट अस से कि मुझे रिएक्शन नहीं आती, समझ में आ रहा है, बट रिएक्शन आने की जरूरत भी है क्या? अगर नंबर ऑफ एटम्स इधर जो है उतने ही उतर आने वाले हैं तो उसके बारे में ही सोचना है ना। देखो अगेन क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या बोला है, अमोनिया से क्या बन रहा है। हम लोगों को क्वेश्चन में उतना ही पूछा है ना, तो पूरी रिएक्शन से अपने को कुछ मतलब है क्या? तो मुझे बताओ अमोनिया के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो उधर उस तरफ भी कितने आने चाहिए? 3 ही आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करूं तो ये 3 हो जाएगा, इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है, इधर पे ही मुझे फोकस करना है। लेट अस से क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा ना, तो अरे वही बोल रहा हूं, उधर कुछ नहीं करना है, इस तरफ ही करना है। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। वापस इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर भी कितने चाहिए? 3 चाहिए। तुम लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे से मुझे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे इधर ही कुछ तो करना है। समझ में आ रहा है? तो ये 3 × 2 6,
6 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3 आंसर आ गया, या फिर ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 हाइड्रोजन ओवर हियर। समझा? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अपने को क्या बताता है कि भाई इधर जितने एटम्स है उतने इधर रहने वाले। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एटम्स के बारे में डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द मोल रेशियो नाउ, 1:3/2। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे आने वाले हैं। हम लोगों के फॉर्मूलाज क्या आते थे? नंबर ऑफ मोल्स के पहला फॉर्मूला गिवन मास अपॉन, सेकंड फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन, थर्ड फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये याद है सबको? इस चैप्टर में हमेशा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ये भी याद है सबको? ओके, तो एक क्वेश्चन ले लूं मैं अभी, पीओएसी का एक क्वेश्चन करेंगे छोटू सा। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड when 29 grams of C4H10 is combusted। चलेगा? करो इसको। अगेन यहाँ पे दिख रहा है क्या? CO2 एंड C4H10, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, तो पूरी रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है क्या? पूरी कंबशन रिएक्शन लिखने की भी जरूरत है क्या? तुम लोग किसके ऊपर लिखोगे? सिर्फ C4H10 क्या बना रहा है? CO2। तो मुझे बताओ ये कितने CO2 बनाना चाहिए? 4 बनाना चाहिए। तो मोल रेशियो कितना आया? 1:4। समझे? अब चैप्टर में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, तो नंबर ऑफ मोल्स अभी किसके निकालेंगे? क्वेश्चन देखो, किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे? C4H10 के। अबे ये C4H10 का डेटा दिया है ना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इसका मास दिया है, मास से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलार मास। समझ में आ रहा है? गिवन मास कितना दिया है? 29। मोलार मास निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। चलो यहाँ पे आगे इसका आंसर कितना आया? 44.8। तुम्हें आया? उसका देखा कि खुद से किया? खुद से किया? ओके ठीक है। अब ये एक्सप्लेन करके दिखाने की जरूरत है, फिर इसमें पूरी रिएक्शन बैलेंस करते बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यही यूज है और कुछ नहीं। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत किए भी थे पहले। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60% कार्बन, वो वाला क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, उसमें हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि कार्बन CO2 देता है, वैसा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, जो नए लोग हैं सेम टू सेम एम्पिरिकल फार्मूला जैसा ही है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने यहाँ पे सबको आता है। जिन लोगों को नहीं आता है, ये पहले वाले जो 3 हमारे सिंपल फार्मूलाज है वो करके रखना। ठीक है, वो गिवन मास अपॉन मोलार मास, V/22.4 N/Na। फर्स्ट बेंच क्या चलो तुम्हारा। अब यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग सॉल्यूशंस में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ, अरे सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, हाँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, solute is a substance which is present in lesser amount and solvent is a substance which is present in higher amount। ये पता है ना तुम लोगों को? सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये इतना पता है। सॉल्यूट कम चीज रहती है, सॉल्वेंट ज्यादा चीज रहती है, ये सबने पढ़ा है, ये सबको आइडिया ही है। ओके, अब मुझे बताओ, हम लोग किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? देखो भाई, जिन लोगों को नहीं पता सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या रहता है, पानी के अंदर नमक ऐड किया, ठीक है, पानी सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है, नमक कम डाला जाता है, वो सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भाई हम लोग, मतलब पानी में नमक
कम ज़्यादा है या नमक में पानी कम ज़्यादा है? पानी में नमक कम ज़्यादा है, बराबर है कि नहीं? मतलब क्या, जो कम अमाउंट रहती है सॉल्यूट उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब जूस अगर बनाया है तो शक्कर कम है या शक्कर ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं ना भाई। पानी कम है पानी ज़्यादा है बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, तो सल्यूट की बात करते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, लेट्स से अल्कोहलिक कोई बेवरेज है तो उसमें दारू कम है या दारू ज़्यादा है ना, स्ट्रांग है या फिर मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, दूसरा क्या बोलते हैं, एक स्ट्रांग और माइल्ड, हाँ बेवड़ो बराबर, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रांग है या माइल्ड है ऐसे बोलते हैं ना, बराबर, ठीक है। तो उसमें वो पानी के लिए है रहता है कि अल्कोहल के लिए रहता है? तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट का रहता है या सॉल्यूट का रहता है? समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, बराबर है। चलो, तो हम लोग जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो हमेशा किसके लिए रहेंगी? सल्यूट के लिए, ठीक है। ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो टाइप की रहती है, लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हाँ, ठीक है। एक रहती है मास डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मास डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड दूसरी रहती है वॉल्यूम डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। मास डिपेंडेंट एंड वॉल्यूम डिपेंडेंट, ठीक है। नाउ विच ऑफ देम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, मास या वॉल्यूम? वॉल्यूम, बराबर ना। किसी चीज को गर्म करने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपांड होता है, ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी चीज का मास चेंज होता है क्या? नहीं, बराबर। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी चेंज होंगी। उसी बदले मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एक लिस्ट बना रहे हैं, एक एक करके इन सबको बाद में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, मतलब पॉइंट नंबर नहीं, प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट सारी की सारी। तो पहला आता है परसेंटेज बाय मास, ठीक है, या फिर परसेंटेज मास बाय मास, मास बाय मास, और परसेंटेज वेट बाय वेट। याद रखना केमिस्ट्री में मास एंड वेट दोनों सेम रहते हैं। हम लोग ये मास और वेट में अंतर नहीं समझते, ठीक है। केमिस्ट्री के सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ पे ही होते हैं कि इधर ग्रेविटेशनल पुल चेंज नहीं हो रहा है, समझ में? कोई चांद पे जाके रिएक्शन लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है, समझ में आ रहा है? तो वैसा है और कुछ नहीं। तो वेट एंड मास दोनों सेम, तो परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ऊपर वाला W स्मॉल, नीचे वाला W कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसे प्यार से बोलेंगे ppm। मिलियन मतलब कितना बे? 10⁶, वेरी नाइस। थर्ड, पार्ट्स पर बिलियन, ppb। बिलियन मतलब 10⁹। फोर्थ, मोल फ्रैक्शन, ये सब सिर्फ नाम है, पढ़ना बाकी है। मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग दिखाते हैं शाई से, ठीक है। शाई, ये ग्रीक अल्फाबेट है, क्या बोलने का इसको? शाई, ठीक है। शाई, शाई, चाय नहीं है सालों ये, ठीक है। वो तुमने वो मोबाइल सुना है ये, क्या बोलते हो उसको? शाओमी बोलते हो, चाओमी बोलते हो। ओके, तो ये शाय है, क्या बोलने का इसको? शाय, ठीक है। ओके, तो ये शाय और ये आई मतलब आइथ कंपोनेंट, जो मैथ्स में यूज करते थे ना, आइथ कंपोनेंट। यहाँ पे दो कंपोनेंट है ना, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो वैसा आइथ कंपोनेंट, ये आई मतलब आइथ, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, मोलैलिटी, मोलैलिटी
ये बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम लोग सिर्फ लिस्ट बना के रख रहे हैं नाम कि ये हम लोगों को पढ़ना है, समझ में आ रहा है? अभी के लिए कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सेकंड, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज v बाय v। ठीक है, ये स्मॉल एम है। तुम लोगों को मेरे स्मॉल एम और कैपिटल एम का अंतर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, समझ में आ जाएगा ना। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज W बाय V, ऊपर स्मॉल w नीचे कैपिटल V। थर्ड, मोलैरिटी कैपिटल M। फोर्थ, नॉर्मैलिटी कैपिटल N। लिख दो। सी, जो लिक्विड रहता है जनरली, जो ज़्यादा रहता है वो रहता है सॉल्वेंट। उसके अंदर जो चीज़ मिक्स की जाती है वो रहता है सल्यूट। मतलब पानी में शुगर ऐड किया तो वाटर इज सॉल्वेंट, जिसमें ऐड किया जाता है। शुगर जो ऐड की है कम अमाउंट में रहती है, दैट इज सल्यूट। ये सिर्फ नाम है, जैसे कि वही मतलब वाटर में शुगर, या फिर पेट्रोल में डीजल ऐड किया, एंड पेट्रोल ज़्यादा था उसमें थोड़ा डीजल ऐड किया, समझ में आ रहा है? तो पेट्रोल विल बिकम सॉल्वेंट, जो ज़्यादा रहता है वो सॉल्वेंट, एंड जो डीजल ऐड किया है वो सल्यूट, वैसा। ठीक है, जो भी कम अमाउंट में रहता है वो सल्यूट रहता है, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है वो सॉल्वेंट रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहां पर फिर भी एक बार देख लो बे। अब मेरे पास वाटर है, एक सोल्यूशन है। लेट अस से इस सोल्यूशन में 30 ml अल्कोहल है एंड 70 ml वाटर है। तो ओवर हियर दिस वाटर विल एक्ट एज अ एंड अल्कोहल विल एक्ट एज अ बिकॉज वो कम अमाउंट में है, समझ में आ रहा है? बट हमेशा वाटर यही हमारा सॉल्वेंट बना रहे, ऐसा कंपलसरी है क्या? नहीं। कुछ प्रोफेशनल लोग रहता है जिनको आदत रहती है 70 ml अल्कोहल की। अरे सच्ची, ये स्ट्रॉन्ग माइंड जिन लोगों को पता रहता है वैसे लोग। एंड 30 ml वाटर। अब मुझे बताओ यहां पर विच वन इज सल्यूट? वाटर इज सल्यूट एंड अल्कोहल इज, जो ज्यादा अमाउंट में मिक्स्ड रहेगा वो हमेशा रहेगा सॉल्वेंट। ये सोडा और पेप्सी, थोड़ी देर के बाद बर्फ की बातें शुरू हो जाएगी। ये समझे? ठीक है, तो सल्यूट जो रहता है वो हमेशा कम अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट जो रहता है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में रहता है। बट वाटर हमेशा सॉल्वेंट रहे ऐसे कंपलसरी है क्या? नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब लेट अस स्टार्ट विथ परसेंटेज मास बाय मास या फिर वेट बाय वेट। ठीक है, नंबर 1 परसेंटेज हाँ बाय द वे, ये इसमें एक थोड़ा सा याद रखना दैट परसेंटेज वेट बाय वेट मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सब कुछ रिप्रेजेंट करते वक्त, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए सिंबल्स यूज होते हैं ए या फिर 1, फर्स्ट अल्फाबेट या फिर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो अगर हम लोगों को मोलार मास ऑफ ए सॉल्वेंट लिखना है, देखो भाई मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इतना कौन लिखते बैठेगा ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं Ma और M1। समझ में आ रहा है क्या ना? वो इतना पूरा सॉल्वेंट बार बार लिखने में कंटाला अगर आ रहा है तो A या फिर 1। ठीक है, ये अगेन मैं पूरा लिख के दूंगा तुम लोगों को, बट जब तुम लोग नोटबुक मतलब सॉरी टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा रहता है A1 ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए बता के रख रहा हूँ। एंड सल्यूट के लिए
यूज होता है बी या फिर 2, समझे? ठीक है, अब परसेंटेज वेट बाय वेट ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 20 ग्राम शुगर है, ग्लूकोज है, शुगर मतलब ग्लूकोज है, 20 ग्राम्स ग्लूकोज है, एंड 80 ग्राम H2 है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्यूट इन इट? कितने परसेंट सल्यूट है? 20% दिख रहे हैं, परसेंटेज में निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मतलब सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है, इनटू 100। दिख रहा है क्या? देखो बे 20 ग्राम्स ग्लूकोज है टोटल 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, तो 20 ग्राम इन 100 मतलब 20%। फॉर्मूला समझा कैसे आने वाला है? तो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन, क्या हो रहा है तुझे, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, समझे? अब इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, परसेंटेज W बाय W इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये देखो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है, तो यहाँ पे इन दोनों के एडिशन करके इनटू 100। फॉर्मूला में कोई किसी को दिक्कत? ये फॉर्मूला बुक में कैसे रहता है? WB अपॉन WB प्लस WA इनटू 100, B मतलब सल्यूट, A मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, चलेगा, लिख दो। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करने वाले, इनके क्वेश्चंस नहीं लेंगे, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखो। सेकंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ध्यान दो, सेम मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, लेट अस से इसमें 30 ml अल्कोहल है एंड इसमें मैंने वाटर ऐड किया सच दैट द होल अमाउंट, द होल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 100 ml, समझा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्यूट? 30% सल्यूट अपना अल्कोहल है, 30 ml टोटल 100 में है, तो परसेंटेज कितना हो गया? 30%, इतना सबको आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? परसेंटेज V बाय V इज इक्वल टू V सल्यूट अपॉन V solution, very nice, into 100। इसमें कोई दिक्कत? इसमें एक नोट ऐड करके रखना, सिर्फ एक नोट, वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब क्या? देखो मैं लेट अस से कि मैंने इतने पानी में इतना नमक ऐड किया, ये वाटर है, ठीक है, पानी का वॉल्यूम इतने से बढ़ जाएगा, करेक्ट है कि रॉन्ग है? वापस एक बार, मैंने इतने पानी में इतना नमक ऐड किया, पानी का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, करेक्ट है कि रॉन्ग है? क्यों? डिसॉल्व हो जाता है ना बे, थोड़ी ना बढ़ता है।
चाहिए, विश्वास नहीं हो रहा होगा घर पे जाके ट्राई करना, ठीक है। बढ़ा भी ना, मतलब बढ़ता है, मतलब एकदम ही गायब हो जाता है ऐसा नहीं रहता, बट इतना इतना हो जाएगा लेटेस्ट से, नेग्लिजिबल रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर लेटेस्ट से कि 10 ml था और ये लेटेस्ट से 90 ml था, तो फाइनल वॉल्यूम 100 ml होने वाला है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम ऐसे ऐड होता है क्या? ये तो सॉलिड्स के लिए है, बट लिक्विड के लिए भी वैसे ही रहता है। मतलब तुम लोग जब इसमें 30 ml में 70 ml वाटर अगर ऐड करोगे तो वो 100 होना चाहिए, ऐसे कंपलसरी है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? हाँ ऐसे, ये यही वाला एग्जाम्पल, नमक जैसे डिजोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है ना, वैसे अल्कोहल भी उसके अंदर गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो 100 हो ऐसे कंपलसरी नहीं। लिक्विड्स के केस में तो कई बार ज्यादा भी होता है, मतलब 30 ml में 70 ml वाटर ऐड करोगे तो वो 100 के बदले 101 102 ml ऐसे होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो हम लोग अगले साल पढ़ने वाले हैं। बट वॉल्यूम के एडिशन पॉसिबल है क्या? मास चेंज होगा क्या? नहीं। ये अगर 10 ग्राम है, ये 90 ग्राम है, तो टोटल मास कितना रहेगा? 100 रहेगा। मास गायब नहीं होता, डिसॉल्व होना इज अ डिफरेंट थिंग, समझ में आ रहा है, बट चीज का मास उधर ही रहता है। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? पानी में नमक डालने से पानी का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, मतलब वॉल्यूम इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, वो ऐड नहीं होती। पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये सिर्फ याद रखना, ये अगले साल में एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाय कैपिटल V, ठीक है, सेम टू सेम। मुझे बताओ, मैंने 25 ग्राम NaCl, $100 ml वाटर में डिसॉल्व किया, समझे? व्हाट इज द, मतलब 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व किया, वाटर नहीं लिखते, सोल्यूशन। व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब इतने वॉल्यूम में कितना परसेंट मास है? 25% बराबर ना, भाई 100 ml में 25 ग्राम, तो परसेंटेज कितना हो गया? 25%, समझे? व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? फॉर्मूला बताओ। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, इसलिए मैंने वाटर इरेज कर दिया, सोल्यूशन टोटल, क्योंकि भाई हम लोग पानी 100 ml ऐड करेंगे तो वो 100 ही होना चाहिए, ऐसे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि नमक भी थोड़ा सा तो है ना, कुछ तो वैसा, ठीक है। वॉल्यूम ऐड नहीं होता, याद रखना, ओके। हम लोगों ने इसके किसी की भी डेफिनेशन लिखी नहीं है ना, इसके डेफिनेशन लिख दे जरा, ठीक है। परसेंटेज कितने में से रहता है भाई? हमेशा 100 में से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दो जरा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम की, बताओ। इट इज द मास ऑफ सल्यूट, इट इज द मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट in 100 ml of solution. It is the mass of solute in 100 ml of solution. 100 ml of solution, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या होगा? It is the volume of solute in 100 ml of solution. And last, percentage weight by weight का, it is the mass of solute in 100 grams of solution. ये समझ में आ रही है क्या? बाकी दोनों की डेफिनेशन चाहिए? ओके, यहां तक कोई दिक्कत? देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग इज इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन, इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन
परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे जरा। नाउ टेल मी फर्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज वेट बाय वेट। वेरी नाइस। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ into, and what is the formula of percentage weight by volume? Mass of solute upon into। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है, समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, व्हाट इज द हाँ, इनमें डिफरेंस क्या है वो बताओ पहले। इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? हाँ ना, नीचे डिवीजन में डिफरेंस है। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन है, वहां पे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। समझ में आ रहा है? ओके, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम? डेंसिटी। वेरी नाइस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। समझ पा रहे हो? तो what is the value of volume of solution then? Volume of solution is equal to mass of solution upon, अरे समझे क्या? अब ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मैं वहां पे पुट कर दूं, ध्यान दो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ इंटू 100। अब ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवीजन के डिवीजन में ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बिकम्स मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ इंटू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। अरे समझे क्या? डिवीजन के डिवीजन वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ये इतना सबको मैथ्स आता है, पक्का है। ये क्या है? अरे बताओ। वेट बाय वेट है, दिख रहा है क्या? अरे वेट बाय वेट का फॉर्मूला यहाँ पे बाजू में लिखा है। सो दैट इज नथिंग बट परसेंटेज वेट बाय वेट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट? हाँ, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताओ बे, इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू, समझे क्या? ये लिख दो। चलो मैं तुम लोगों को घर पे जाने का एक मौका दूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अभी जो पढ़े हैं ना हम लोग ना, कॉन्फिडेंस वहां पे मर गया ना तुम लोगों का क्वेश्चन सुनते ही। कैसे होगा भाई तुम लोगों को? ऐसे देखो, क्वेश्चंस देख के ऐसे मजा आना चाहिए कि हाँ अब सॉल्व करूंगा, ऐसे अब इसकी वाट लगा दूंगा, ऐसे एटीट्यूड बनना चाहिए कि लाइक बस इधर क्वेश्चन तुम्हारी वाट लगा देता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन था भाई? ये कौन था तेरे दिमाग वाला? हाँ, तेरा चश्मा तोड़ दूंगा मैं, फिर तुझे EFG सब दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या? अरे बोलो क्या कुछ आया तुम लोगों का? अब आंसर ही नहीं आया तो ठीक क्या करेंगे ना बे? अब देखो 70% बाय मास है। पहले क्वेश्चन समझा था क्या? ढूंढना क्या है इसमें? हाँ शायद से बताओ, ढूंढना क्या है? वॉल्यूम ढूंढना है। वॉल्यूम ऑफ व्हाट? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ढूंढना है, नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 75% बाय मास। द वॉल्यूम इन ml of the solution which contains how much grams of nitric acid? 30 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो पहले उन्होंने परसेंटेज बाय मास देकर रखा है। देखो
परसेंटेज मास बाय मास, इसका फॉर्मूला रहता है मास ऑफ अपॉन मास ऑफ इनटू, अब परसेंटेज मास बाय मास देकर रखा है 75, कोई बात ही नहीं करेगा, ध्यान दो, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट कितना है 30, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है, इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 30 बाय 75 इंटू 100, 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 10 जा, आंसर कितना आ गया 40। रुको जरा, मुंह बंद रखो। दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन। दे आर आस्किंग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। How to find volume from mass? Density. Density कितनी देकर रखी है 1.25 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है मास अपॉन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा मास अपॉन डेंसिटी, अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया था। तो डेंसिटी कितनी है, सॉरी मास कितना है 40, डेंसिटी कितना है 1.25। 1.25 कैन बी रिटन एज 5/4। समझे, ये 4 डिवीजन का डिवीजन वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, समझा। 40 इंटू 4, 5 1 जा 5, 8 जा 40, 8 इंटू 4, नहीं समझा, ठीक है। देखो बे, तुम लोगों को मैंने एक एक करके सारे फॉर्मूलास पढ़ाए, बराबर है कि नहीं। ये पहला फॉर्मूला था और वो उसके बाद सिर्फ डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना था। क्या ही इसमें मतलब, वो फर्स्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन था, बोलो। मतलब ना सी, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, सॉल्वेंट है, ठीक है, लेट अस से कि इट इज सॉल्वेंट, ठीक है, बट यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है ना। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। टर्म में सिर्फ मतलब गड़बड़ है लेट अस से, तो वो सॉल्वेंट ऊपर लिख दो, नीचे सोल्यूशन लिख दो, बट सोल्यूशन नीचे हमेशा रहेगा। परसेंटेज के लिए ऊपर सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वैसा, ठीक है। उसमें कुछ उतना, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही रहने वाला है। ये समझे पक्का? ओके, विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, बट क्वेश्चन सॉल्विंग करना, सीईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।